हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और यूपी पुलिस के लिए जो महा प्रैक्टिस बैच की सीरीज़ चल रही थी, उसमें से हम लोग फिर से एक नई सीरीज में हाजिर हैं। और आज की जो बच्चों प्रैक्टिस सेट होगा 15वें नंबर का होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो प्रैक्टिस बैच है, सेट है आपका, वो आपका कौन सा है? 15वां नंबर। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रैक्टिस सेट 15वां और यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चीज़ों को जो सॉल्व करेंगे वो चीज़ों वाला पार्ट रहेगा, जीएस का पार्ट रहेगा बच्चों। तो जीएस वाले पार्ट से सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या है। तो इसमें बच्चों लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, एक लाल होता है और दूसरा कौन होता है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो आधिकारिक ध्वज होता है उसमें दो रंग होते हैं, एक लाल और दूसरा कौन होता है, ये हमें पहचानना है। तो लाल के साथ साथ दूसरा जो रंग होता है इसमें ध्वज में, वो कौन सा होता है? नीला होता है। तो उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में लाल और नीला होता है, लाल और नीला। ठीक है, तो ध्यान रखना, लाल के साथ में और कौन होता है? नीला होता है। तो इसका जो आंसर था बी आपका करेक्ट आंसर था। यूपी पुलिस झंडा दिवस जो मनाया जाता है, यूपी पुलिस झंडा दिवस जो मनाया जाता है, झंडा दिवस वो आपका मनाया जाता है 23 नवंबर को। तो यूपी पुलिस झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 23 नवंबर को मनाया जाता है। और इसका आंसर भी कौन था? बी आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, उर्दू। तो चलिए आप लोग 10 सेकेंड में आंसर दो। अमीर खुसरो के द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी गई है? तो आप लोग बताएं किस भाषा में लिखी गई है, किस भाषा में। ठीक है, जल्दी से आप लोग आंसर बताएं, ये कविता किस भाषा में लिखी गई है। तो 10 सेकेंड बच्चों आपके समाप्त होते हैं। और अब देखते हैं ये जो कविता है ये किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में। तो इसका जो आंसर था वो क्या था बच्चों? सी आपका करेक्ट आंसर था। अमीर खुसरो की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था कासगंज पटियाली में हुआ था। जन्म कासगंज में है, पटियाली लगभग वही पड़ेगा फर्रुखाबाद के ज़िले में, कासगंज पटियाली। अमीर खुसरो की बात करें तो इनको एक उपाधि थी तोता ए हिंद। किसे बोला जाता था? तोता ए हिंद। तो ये बोला जाता था अमीर खुसरो को। ठीक है, तो इसका जो आंसर था बच्चों सी आपका करेक्ट आंसर था, ब्रज भाषा। अगला, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को से सम्मानित किया गया भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो आप लोग जल्दी से बताएं 10 सेकेंड में, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राम भद्राचार्य को 2015 में बात हो रही, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताएं। 3 का क्या होने वाला है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 10 सेकेंड के अनुसार आप लोगों ने अपने अपने आंसर बता दिए होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण से। और इनको सम्मानित कब किया गया था? पद्म विभूषण से 2015 में। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला हम लोग बात करें जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? चुंगी कर, संपत्ति कर, आयकर, स्टाम्प शुल्क। तो 10 सेकेंड में आप लोग अपना आंसर दे। जीएसटी को किसमें जीएसटी में निम्नलिखित में से किस राज्य के किस कर को शामिल किया गया? जल्दी से आप लोग अपना आंसर बताएं, जीएसटी में किसे शामिल किया गया है? ठीक है, 10 सेकेंड में आप लोग आंसर दें अपना, 10 सेकेंड में तत्काल आंसर आपका आना चाहिए।
तो कौन सा कर हो जाएगा? तो बच्चों राज्य के किस कर को शामिल किया गया? चुंगी कर को, चुंगी कर को, ठीक है, चुंगी कर को जीएसटी में शामिल किया गया। जीएसटी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई। जीएसटी में भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। जीएसटी का ऐसा कर है तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू हुई थी? असम में, असम में, ठीक है। विश्व में जीएसटी सबसे पहले 1954 में किस देश में लागू की गई थी? फ्रांस में, फ्रांस में। जीएसटी की जो शुरुआत हुई थी किस संविधान संशोधन के तहत? 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो CGST, SGST, UTGST, IGST, ठीक है। और कौन था? IGST, ठीक है। ये जीएसटी के प्रकार हैं। CGST मतलब केंद्रीय जीएसटी, S मतलब स्टेट, UT मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और IGST ये आपके जीएसटी के क्या है बच्चों? प्रकार हैं, प्रकार हैं। अगला लिखा हुआ विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त, 21 सितंबर। तो 10 सेकेंड में आप लोग आंसर बताएं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है, ठीक है। जल्दी से बताएं। तो इसका जो बच्चों हम लोग आंसर बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये हमारा कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को हमारा क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। लेकिन वहीं हम लोग अगर बात करूं 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस, विश्व स्तनपान दिवस, विश्व स्तनपान दिवस। ये कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है, 1 अगस्त को मनाया जाता है। 21 सितंबर की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ये कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को, ठीक है। तो पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो 7 अप्रैल। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉर्जेस क्लाउड, सैमुअल कोल्ट, मार्टिन कूपर, विलियम कुलेन। तो आप लोग 10 सेकेंड में इसका आंसर बताएं। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताएं आप लोग, 10 सेकेंड में आंसर। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? 10 सेकेंड बच्चों आपके होने वाले हैं, समय समाप्त आपका। तो नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। तो 6 का जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा? ए रहेगा, ए। उधर सैमुअल कोल्ट की बात करूं तो इनके द्वारा किसकी खोज की गई थी? रिवाल्वर की, रिवाल्वर की, रिवाल्वर की आविष्कार किया गया था सैमुअल कोल्ट के द्वारा। मार्टिन कूपर की बात करूं तो इनके द्वारा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था, मोबाइल फ़ोन का। मार्टिन कूपर के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? मोबाइल फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन का, ठीक है। अगला यहाँ भरना है बच्चों, एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बायो, सेल्फी, अवतार, मुखौटा। मतलब कंप्यूटर से क्वेश्चन है बच्चों, तो आप लोग 10 सेकेंड में इसका आंसर दें। क्या होगा? क्या होगा? दस सेकेंड में आप लोग बताएं। इसका जो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 का सी, अवतार, अवतार, ठीक है। अवतार एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अवतार है, जैसे बायो की बात करें तो ये किसी के जीवन के बारे में बताती है। बायो
किसी के जीवन को प्रदर्शित करती है? कौन? बायो। सेल्फी खुद के बारे में बताती है। इसी प्रकार अवतार ये किसके बारे में बताती है? नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो क्या रहेगा? अवतार इसका आंसर हो जाएगा। अगला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएं, क्या होगा, क्या होगा? जल्दी से 10 सेकेंड में आप लोग आंसर बताएं, क्या इसका हो जाएगा? अंडमान निकोबार इंदिरा पॉइंट एक बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये निम्नलिखित में से किस देश के निकटतम स्थित है? तो बच्चों बात करूँ तो इंदिरा पॉइंट हमारा किसके निकटतम स्थित है? मलेशिया, मलेशिया। तो 8 का जो बच्चों आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 8 का आपका बी आंसर हो जाएगा। मलेशिया के पास में ये स्थित है, मलेशिया के पास में इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप की बात करूं तो कुल कितने द्वीपों का समूह है? छोटे छोटे 572 द्वीपों का समूह है, 572। इस 572 में अंडमान में आपके कितने हैं? 550 हैं। अंडमान में द्वीपों की संख्या कितनी है? 550। और निकोबार में कितनी है? निकोबार में कितनी है? 22 द्वीप हैं, 22 द्वीप हैं। इस 550 में से 550 में से 38 द्वीपों पर आबादी है और इधर 22 द्वीपों में से 10 द्वीपों पर आबादी है, 10 द्वीपों पर क्या है? आबादी है, आबादी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, अंडमान निकोबार में कुल कितने छोटे छोटे 572 द्वीप हैं अंडमान में, जिसमें से 550, निकोबार में 22। क्लियर है? अगला, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलिविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो आप लोग 10 सेकेंड में आंसर बताएं, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है? जल्दी से आप लोग बताएं, समय आपका चल रहा है, 10 सेकेंड में आपको बच्चों आंसर देना है, ठीक है। तो ब्यूनस आयर्स हम लोग बात करूं तो ये किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना की। तो 9 का जो बच्चों आपका आंसर था, सी करेक्ट आंसर था। बोलिविया की राजधानी की बात की जाए तो सुक्रे है, सुक्रे है। वेनेजुएला की राजधानी की बात की जाए तो काराकस है, काराकस है। ब्राज़ील की राजधानी की बात की जाए तो ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ीलिया है, ठीक है। लेकिन वहीं पर हम लोग ब्यूनस आयर्स की बात करें तो ये राजधानी किसकी? अर्जेंटीना। और इसी अर्जेंटीना में ही कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? पंपास, पंपास घास का मैदान पाया जाता है किसमें? अर्जेंटीना में ही, अर्जेंटीना में ही, ठीक है। अगला, भरना है बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है? जिम कॉर्बेट में, रणथंभौर, काजीरंगा, बांदीपुर। तो 10 सेकेंड में आप लोग आंसर बताएं, कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी बच्चों हम लोग बात करें, एक सींग वाला जो गेंडा पाया जाता है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा आपका कहाँ पर है? असम में है बच्चों, ये असम में है, असम में है। बांदीपुर आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है। रणथंभौर आपका कहाँ पर है? राजस्थान में, राजस्थान में है रणथंभौर। जिम कॉर्बेट आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और इसका पुराना नाम बच्चों क्या था? हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क इसका क्या था? पुराना नाम, पुराना नाम, ठीक है। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। तो एक सींग वाले गैंडा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? काजीरंगा है कहाँ पर? असम में बच्चों है, असम में है, ठीक है। तो 10 का जो आंसर था, सी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, ठीक है। तो आप लोग 10 सेकेंड में इसका आंसर बताएं, इम्फाल की राजधानी कौन सी है? कौन सी है? इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? 10 सेकेंड में आप लोग बताएं,
हो गया बच्चों, समय समाप्त। इम्फाल की बात करूं तो ये किसकी राजधानी है? मणिपुर की। तो 11 का जो आंसर आपका था ए बच्चों करेक्ट आंसर था, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करूं त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, ठीक है। त्रिपुरा की क्या राजधानी है? अगरतला। वहीं नागालैंड की अगर बात करूं तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग सिक्किम की अगर राजधानी की बात करूं तो सिक्किम की है गंगटोक, ठीक है। लेकिन वहीं लक्षद्वीप की राजधानी की बात करूं, लक्षद्वीप की है कवारत्ती, ठीक है बच्चों, कवारत्ती। ध्यान रखना ये राजधानी पूछी जाती है। तो 11 का जो आंसर था क्या था? ए आपका करेक्ट आंसर था। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। तो आप लोग बताएं बच्चों 10 सेकेंड में आंसर। भारत का कौन सा शहर है जो कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है? ठीक है, तो इनमें से बताएं कौन सा शहर है सबसे दूर जो स्थित है। तो इसमें हम लोग बात करूं कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित शहर कौन सा है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सबसे पास स्थित शहर कौन सा है? रांची है सबसे पास। कर्क रेखा के सबसे पास शहर कौन सा है? रांची है, झारखंड का रांची। और ये जो कर्क रेखा आपकी है, कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर के जाती है? कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से। कौन कौन से? तो एक आपका गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन सा रहेगा? त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कर्क रेखा है कितनी? तो 23.5 डिग्री जो काल्पनिक रेखा है उसी रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर के जाती। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। तो आप लोग जल्दी से 10 सेकेंड में बताएं हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल की बच्चों बात करूं तो हॉर्नबिल कहाँ का आपका महोत्सव है? नागालैंड का। और ये हॉर्नबिल कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिनों तक ये बच्चों हॉर्नबिल मनाया जाता है। और इस हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पूजा होती। बिहार में बात करूं तो छठ पूजा, ठीक है। बिहार में कौन सा है? छठ पूजा, क्लियर है। तो हॉर्नबिल नागालैंड का है, 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध भरना है क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम और इम्फाल। तो 14 का आप लोग आंसर बताएं क्या होगा? जल्दी से 10 सेकेंड में बताएं, 10 सेकेंड में।
किसके निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज जो थी वो भारतीय सेना के विरुद्ध कार्रवाई कर रही थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, इम्फाल और कोहिमा। ठीक है, इम्फाल और कोहिमा, क्योंकि ये आज़ाद हिंद जो फौज है इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, लगभग वही 1942 में। 1942 में कहाँ पर की गई थी, जापान में कौन सी जगह, टोक्यो। ठीक है, जापान में कौन सी जगह, टोक्यो में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, जापान में टोक्यो में। किसने की थी, तो रास बिहारी घोष ने। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है, सिंह, वृषभ, हाथी और सांप। ठीक है, तो 10 सेकेंड में आप लोग बताएं, महाराष्ट्र में जो पोला त्योहार मनाया जाता है इसमें किस जानवर की पूजा की जाती है, तो सिंह की, वृषभ की, हाथी की, सांप की। ठीक है, तो इसमें जो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ये पोला त्योहार मनाया जाता है। एक तो महाराष्ट्र में भी पोला त्यौहार रहता है और दूसरा आपका छत्तीसगढ़ में भी यही त्यौहार रहेगा, पोला त्यौहार। और इस त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है, बैल की पूजा की जाती है, और बैल और वृषभ दिया हुआ है, तो इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 की बात करूं तो वृषभ यानी बैल। ठीक है, वृषभ यानी बैल की पूजा की जाती महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों, अगर हम लोग बात करूं, ठीक है, तो लिखा हुआ भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार भरना को देता है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, राज्यसभा को। ठीक है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से आप लोग बताएं 10 सेकेंड के अंदर। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका जो बच्चों आंसर रहेगा, महान्यायवादी की नियुक्ति आपका देखो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इसका जो आंसर था बी आपका करेक्ट आंसर था, बी। ठीक है, क्योंकि महान्यायवादी ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में है, और भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, विधि मतलब कानूनी सलाहकार। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता, महान्यायवादी, या भारत का कानूनी सलाहकार कौन होता, महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती, राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में। अगला भरना है कि राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो यूनाइटेड किंगडम की कंपनी थी, कनाडा की थी, यूएसए की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं 17 का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा आप लोग बताएं जरा 10 सेकेंड में। यूनाइटेड किंगडम था, या कनाडा था, या संयुक्त राज्य अमेरिका था, या ऑस्ट्रेलिया था। तो इस 17 का जो आंसर है वो राइसटेक कंपनी जिसने बासमती पर एकाधिकार प्राप्त किया था वो कहाँ की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो आंसर था सी आपका आंसर था, सी आपका। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या था, ओराइजा सटाइवा। इसका क्या नाम था, वैज्ञानिक नाम था चावल का। ठीक है, ओराइजा सटाइवा चावल का क्या है, वैज्ञानिक नाम। इसके बाद अगला हम लोग बात करें, भारत का मूल संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो इसका मतलब भारत का जो संविधान था वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ कांडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। तो आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट करें बच्चों।
भारत का जो मूल संविधान है निम्नलिखित में से वो किसके हाथों के द्वारा लिखा गया था, किसके हाथों के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो भारत का जो मूल संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान वो किस देश का, लिखित संविधान वो आपका किसका है, भारत का लिखित संविधान किसका है, भारत का। सबसे पहले संविधान का निर्माण किसने किया था, तो वो किया था यूएसए ने कब, 1787 में संविधान का निर्माण करने वाला देश सबसे पहले कौन था, यूएसए था। अगला, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे, प्रेटोरिया, जोहान्सबर्ग, केप टाउन और डरबन। तो 10 सेकेंड में बच्चों आप लोग आंसर बताएं 19 का क्या होगा, 1900 क्या होगा। तो जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तो दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो 19 का बच्चों हम लोग आंसर की अगर बात करूं आपके समय के अनुसार 10 सेकेंड हो गए, तो इसका जो आंसर होगा प्रेटोरिया, ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वो कहां से जा रहे थे, डरबन से प्रेटोरिया जा रहे थे, डरबन से प्रेटोरिया जा रहे थे। ठीक है, और इसी बीच में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है मेरित्सबर्ग स्टेशन, मेरित्सबर्ग स्टेशन। इसी मेरित्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को रेलगाड़ी के डब्बे से धक्का देकर उतार दिया गया था। तब ये रेलगाड़ी की सीढ़ियों में बाहर बैठ करके कहाँ गए थे, प्रेटोरिया गए थे। ठीक है, गांधी जी। ठीक है, अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे, 21 वर्ष तक लगभग अफ्रीका में रहे थे। और फिर 9 जनवरी 1915 में ये भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है, नौटंकी, कथकली, बिहू, गरबा। तो आप लोग बताएं जरा कौन सा नृत्य का प्रकार है जो असम से संबंधित है, असम के नृत्य से संबंधित है। तो आप लोग जल्दी से बताएं। तो असम का आपका जो नृत्य है वो बच्चों कौन सा, बिहू है। बिहू कहाँ का है, असम का है, असम का। नौटंकी की बात करूं तो ये आपका कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। कथकली की बात करूं तो ये आपका कहाँ का है, केरल का। बिहू की बात करूं तो असम का आपका है, असम का। गरबा की बात करूं, डांडिया गरबा, ये आपके कहाँ के, गुजरात के। तो इसका जो आंसर था सी आपका करेक्ट आंसर था। 20 का क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर था, सी आपका करेक्ट आंसर था। इसके बाद लिखा हुआ भरना है, योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना। ठीक है, ये किसके तहत दी गई है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं 21 का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा बच्चों जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये जनधन योजना बच्चों कब आई थी, तो ये आई थी 28 अगस्त 2014 को। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को ये जनधन योजना आई थी। तो इसका जो आंसर था आपका क्या था, सी आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगला, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो 10 सेकेंड में आप लोग आंसर बताएं। किसके नाम से जाना जाता है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी और जो वर्तमान में मगध को ही किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताएं।
तो मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। वर्तमान में इसको किसके नाम से जाना जाता है? बिहार। बिहार। और मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, मौर्य राजवंश की क्या की थी? स्थापना। और इसको वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। तो 22 का जो आपका आंसर था सी सही था। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, राष्ट्रकुल, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या G20। ठीक है, तो आप लोग 10 सेकेंड में आंसर बताएं। भारत किसका सदस्य नहीं है? भारत किसका सदस्य नहीं है? ठीक है, जल्दी से आप लोग 23 का आंसर बताएं क्या होगा। 23 का आंसर क्या होगा? तो भारत किसका सदस्य नहीं? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं। आसियान। आसियान। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 में। 8 अगस्त 1967 में आसियान की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। 8 अगस्त। इसका मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड। बैंकॉक। और बैंकॉक कहाँ पर है? थाईलैंड में है। थाईलैंड में है। तो भारत किसका सदस्य नहीं है? आसियान का नहीं है। आसियान का नहीं है। तो 23 का जो आपका आंसर था वो ये था, जिसको हम लोग आसियान बोलते, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। और इसकी जो स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। और मुख्यालय कहाँ पर है? बैंकॉक और थाईलैंड में है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो जितने भी ये संगठन है इनका सदस्य आपका भारत था, लेकिन किसका नहीं था? आसियान का नहीं था। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा क्या बच्चों? ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ए को ही टिक करिएगा। अगला लिखा हुआ है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता है? तो ये महिला टीम की बात कर रहा है, मतलब कौन सी वो महिला टीम है जिसने दक्षिण कोरिया में 2018 में जब ये संपन्न हुआ था, शब्द देखना तो लिखा हुआ कोरम विश्व कप जीता। ठीक है, और नीचे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी जापान ने जीता था, भारत ने, चीन ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो आप लोग अपने अपने आंसर 10 सेकेंड में बताएं ये कैरम बोर्ड किसने जीता था। ठीक है, 24 का आपका क्या आंसर रहेगा? आप लोग अपने अपने कमेंट करके बताएं 24 का आंसर क्या होने वाला है और किस टीम ने जीता हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बताएं जल्दी से कमेंट करके 24 का क्या होगा। तो इस समय की बात करूं तो बच्चों दक्षिण कोरिया में 2018 में अगर जब ये संपन्न हुआ था तो उस समय ये कैरम विश्व कप जीता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसने जीता था? बी, यानी कि भारत ने जीता था। भारत ने जीता था। तो 24 का जो आंसर था क्या था? बी हमारा करेक्ट आंसर था। बी हमारा करेक्ट आंसर था। अगला, विश्व बैंक के उद्योग सह्यता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का कौन सा स्थान था? 50वां, 150वां, 200वां, 100वां? तो आप लोग जल्दी से बताएं भारत का कौन सा स्थान था? भारत का कौन सा स्थान था? ठीक है, विश्व बैंक के उद्योग सह्यता सूची में 2018 की बच्चों पूछा गया। आप देख लो कितनी पुरानी करंट अफेयर आई हुई है। तो 2018 में बात करूं तो इसमें भारत का जो स्थान था वो किस नंबर का था? 100वां स्थान था। भारत का आपका 100वां स्थान था। अगला, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में NDA के प्रशासनिक मुख्यालय को यहाँ बरना ब्लॉक नाम दिया गया। केन्या, तंजानिया, सूडान और युगांडा। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने आंसर पेश करें। 26 का क्या रहेगा? 26 का क्या रहेगा? ठीक है, आप लोग जल्दी से बताएं 26 का आंसर क्या रहेगा? तो जल्दी से बताएं इसका प्रशासनिक मुख्यालय का नाम क्या दिया गया था? तो ये बच्चों हम लोग बात करूं तो इसका नाम क्या रखा गया था? सूडान। सूडान। ठीक है, तो ये बलिदान यानी कि बात करूं वही द्वितीय विश्व युद्ध में ये कहानी हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था?
39 से लेकर के 45 तक। तब उस समय सूडान को ब्लॉक नाम दिया गया था। प्रशासनिक मुख्यालय भी किसका रखा गया था? सूडान का। तो इसका जो आंसर था आपका क्या था? 26 का सी था। अगला, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? अंजलि भागवत, हरमनप्रीत कौर, अंजू बाबी जार, अनुराधा बिस्वाल। तो आप लोग जल्दी से बताएं T20 मैच में ये कौन थी जिन्होंने 151 गेंदों में 103 रन बनाए? कौन सी है महिला? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो बच्चों आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ये भारतीय महिला टीम की क्या थी? कप्तान थी, कप्तान हरमनप्रीत कौर। ठीक है, इन्होंने 51 गेंदों में 103 रन बनाए थे और ये प्रथम भारतीय महिला बनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? अवटु ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली, हस्तिमज्जा। तो 28 का आप लोग जल्दी से 10 सेकेंड में आंसर करें। तो आप लोग बताएं जरा कौन सा अंग है जो अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त जो अंग होते हैं उनको हटाने में सक्षम होता है? कौन सी? अवटु ग्रंथि होती है, अग्नाशय होती, तिल्ली होती है या हस्तिमज्जा होता है? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएं। 28 का क्या होने वाला है? 28 का क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जो बच्चों हो जाएगा तिल्ली हो जाएगा। तिल्ली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं, या स्प्लिन, स्पेलिन। प्लीहा, तिल्ली या स्प्लिन, ये एक आपका अंग है जो क्षतिग्रस्त अंग होते हैं अंदर। ठीक है, उन क्षतिग्रस्त बिम्बाणु उनको हटाने में मदद करता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर था। सी आपका करेक्ट आंसर था। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम और तांबा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप लोग 10 सेकेंड में आंसर दें। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो मिश्र धातु गुलाब सोने में, गुलाब सोना एक तो ये धातु हो गई, इसमें सोने के अलावा एक मिश्र धातु है जिसका नाम बच्चों क्या? गुलाब सोना। तो इसमें सोना शामिल होता है और पूछ रहा है इसके अलावा और कौन सी धातु इसमें शामिल होती है? तो इसमें सोने के साथ साथ क्या होता है? तांबा शामिल होता है, तांबा शामिल होता है। तो 29 का जो आंसर था वो डी था। मतलब कि क्वेश्चन समझना, एक मिश्र धातु है जिसका नाम है गुलाब सोना और इसमें सोना के साथ और कौन सी धातु शामिल होती है? तो 29 का जो आंसर था डी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है? टेफ्लॉन को, नायलॉन को, बेकेलाइट को, केवलर को। ठीक है, तो मोनोमर कैप्रोलैक्टम का प्रयोग किस बहुलक को प्राप्त करने में किया जाता है? तो आप लोग बताएं। तीस का बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये जो मोनोमर कैप्रोलैक्टम जो बहुलक है, इसका जब बहुलकीकरण आप लोग करोगे, बहुलकीकरण की प्रक्रिया जब आप लोग करोगे तो इसमें से जो बहुलक प्राप्त हो जाएगा वो आपका बहुलक कौन सा रहेगा? नाइलॉन रहेगा। नाइलॉन रहेगा। में क्या मिलेगा? नाइलॉन प्राप्त होगा। नाइलॉन आप देख सकते हो जैसे। तो इसकी बहुलकीकरण की प्रक्रिया में कौन सा ये मिलेगा? तो बी हमें मिल जाएगा, यानी कि नाइलॉन रहेगा। नाइलॉन। अगला, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है M1L2T2 MLL2T-3 MLL3T2 M1L3T-3। तो आप लोग बताएं जरा 10 सेकेंड में इसका जो आंसर हो जाएगा 31 का क्या होगा? क्या होगा? इसकी बीमा क्या है? शक्ति की बीमा क्या है? शक्ति की बीमा क्या है? ठीक है, तो शक्ति की बीमा की बात करूं तो ये कौन है? M1L2T-3। तो यानी बी आपका आंसर था। 31 का आंसर क्या था? बी आपका आंसर था। बी आपका आंसर था।
अगला CaSO4 × 2H2O का रासायनिक सूत्र है एप्सस नमक जिप्सम गंधक क्वार्टज, यानी CaSO4 × 2H2O को हम लोग क्या कहते हैं, वही बच्चों हम लोगों को बताना है। ठीक है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हो CaSO4 × 2H2O का रासायनिक जो सूत्र है वो बच्चों क्या जिप्सम है, जिप्सम है। तो जिप्सम को ही हम लोग क्या कहते हैं, CaSO4 × 2H2O। ठीक है, इसके बाद हम लोग गंधक या सल्फर की बात करें तो इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से हम लोग डिनोट करते हैं गंधक या सल्फर को। इसके बाद नमक की बात करें तो MgSO4 एप्सस नमक, इसका जो फार्मूला रहेगा MgSO4। ठीक है, तो इसका जो आंसर था बी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, गोरखपुर में, हस्तिनापुर में, आजमगढ़ और मऊ। तो आप लोग बताएं जरा 10 सेकेंड में, मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय ये आपका कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। 10 सेकेंड में आप लोगों का आंसर देना, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और जगह का नाम बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ के गोरखपुर किसी अपने नेता का बहुत प्रिय क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए गोरखपुर, यानी 33 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए यानी गोरखपुर। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है। ठीक है, मछली, गरुड़, मोर और गैंडा। तो 10 सेकेंड में आप लोग कमेंट करें उत्तर प्रदेश के जानवर के चिन्ह में कौन सा चिन्ह है। मछली मिलती, गरुड़ मिलता, मोर या गैंडा, इसमें किस जानवर का चित्र मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो 34 का हम लोग बात करें तो ए आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें मछली का हमें चित्र देखने को मिलता है, मछली का चित्र देखने को मिलता है, मछली का चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है। तो उत्तर प्रदेश में, ये तो बच्चों आसान है, कर ही लिया होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 हैं। और वहीं पर राज्यसभा की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा में कितनी है, 31 है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 80। अगला लिखा हुआ है, माघ मेला के दिन शुरू होता है, मकर संक्रांति को, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और अक्षय तृतीया। तो ये बच्चों माघ मेला आपका किस दिन शुरू होता है, मकर संक्रांति। ठीक है, तो माघ मेला हमारा किस दिन शुरू होता है। तो इस माघ मेले की बात करूं तो बच्चों ये मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है, मकर संक्रांति के दिन। और ये मनाया कहाँ जाता है, प्रयागराज में, प्रयागराज में। ठीक है, मकर संक्रांति को प्रयागराज में माघ मेला बनाया जाता है। तो 36 का जो आंसर था वो आपका क्या था, ए सही था, ए सही था। अगला, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था, कानपुर, मथुरा, बनारस, अयोध्या। 10 सेकेंड में आप लोग बताएं इनका पालन पोषण किस शहर में हुआ था, किस शहर में हुआ था। 10 सेकेंड में बच्चों आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इनकी बात की जाए तो संत कबीर का जन्म और पालन पोषण ये हमारा हुआ था बनारस में, हुआ था बनारस में। और इनका जन्म कब हुआ था, 1440 में, 1440 में। और यहीं पर इनका पालन पोषण किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 37 का, वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला बच्चों, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद भरना द्वारा रखी गई थी। उन उस्ताद का क्या नाम था, बड़े गुलाम अली खान, बच्चू खां, बिस्मिल्ला खां, अहमद अली खां। लखनऊ घराना जिसे हम लोग पूरब घराना कहते हैं, इनकी नींव किसने रखी थी, या कुल मिला के इस लखनऊ घराना की खोज किसने की थी, या किसने स्थापित किया था, जिसको पूरब घराना कहते हैं। तो ये बच्चों नींव किसके द्वारा रखी गई थी, बच्चू खां के द्वारा, बच्चू खां। इस लखनऊ घराना को हम लोग और किस के नाम से जानते हैं, पूरब घराना के नाम से। अब मतलब ये हुआ घराना किसे कहते हैं, तो घराना का बच्चों मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको संगीत सिखाया,
आपने किसी दूसरे को सिखाया, दूसरे ने तीसरे को, और तीसरे ने चौथे को, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवस्था चली आ रही है। इसी को घराना कहते हैं, ठीक है ना। तो वही पूछा गया था, ये लखनऊ घराना की नींव किसने रखी थी? तो बस्सू खान ने रखी थी, बस्सू खान ने। ठीक है बच्चों। अगला बच्चों चलिए, अगला जो आपका होने वाला है हिंदी के लिए, सर आपके लिए आएंगे तो हिंदी का आपको सॉल्व कराएंगे। तो अगला जो आपका कार्यक्रम हिंदी के लिए रहने वाला है, क्योंकि बच्चों सबसे पहले हिंदी आपकी सॉल्व कराई जाएगी। तो हिंदी के लिए हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद बच्चों हिंदी आपके सर कराएंगे जीएस के बाद में। चलिए अब आप लोग हिंदी के लिए तैयार रहिए और बने रहिए आप लोग क्लास में, कहीं जाना नहीं है। हाँ, आप लोग टेंशन मत लो, बस हिंदी की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। हाँ, आप लोग बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आपकी हिंदी जो है वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। हाँ, यस, हिंदी आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, देखिए दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आज हमारा महा प्रैक्टिस बैच का आज हमारा सेट नंबर 15 है ना। तो चलिए देखते हैं 15 को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यस, 15 को हम लोग देखते हैं, इसे कंप्लीट करेंगे जल्दी से। देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया गया है स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपका क्या दिया जा रहा है, देखिए इसमें लिखा है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। कौन से सन की बात कर रहे हैं, ये 2017 की बात कर रहे हैं। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है ना। तो किस लेखक को दिया गया है, पहला ऑप्शन आपका रामदरस मिश्र है। कौन सा है, रामदरस मिश्र। दूसरा आपका है कौन सा, रमेश कुंतल मेघ। तीसरा रमेश चंद्र शाह और चौथा है आपका कौन सा, मृदुला गर्ग। कौन सा, मृदुला गर्ग। तो आप सभी लोग जानते हो 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो आपका रमेश कुंतल मेघ को दिया गया। किसे, रमेश कुंतल मेघ को दिया गया है 2017 का। सबसे पहले 1955 में ये सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में ये पहली बार, 1955 में ये प्रथम बार दिया गया है। कब, ये आपका प्रथम बार दिया गया है, पहली बार 1955 में दिया गया। किसे दिया गया है, ये दिया गया है आपका माखन लाल चतुर्वेदी को। किसे, ये दिया गया है माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया है, माखन लाल चतुर्वेदी को। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार आपने किसे मिला है, 1955 में मिला है और ये माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी, ये दिया गया है, पैसेज दिया गया है। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बच सकी, आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। इन्होंने कहा है आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है ना। आगे दिया है, पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल, क्या आईपीएल से यह साबित कर दिया गया है ना।
कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है। मतलब खेलों का भी अब बाजारीकरण हो रहा है ना, और ये कितने भारी लाभ का सौदा है और इसमें बहुत लाभ भी होता है ना। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। कितना? 10,000 रुपये करोड़ सालाना तक पहुंच गया इसका आकार, है ना। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, खेल हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं, है ना, प्रभावित करते हैं। अगला, बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मतलब सामान्य जनजीवन भी खेलों से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसे का दखल बढ़ा है। वर्ष 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने भी यह साबित कर दिया कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यस, ठीक है। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। ये खेल प्रतिस्पर्धाएं जो हैं वो कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं, है ना। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। मतलब खेल जो हैं वो क्या बन गए हैं? उद्देश्य बन गए हैं। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक हैं। कितने? बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक हैं। इसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही है, जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 ईस्वी से ही दिया है। कब से? 1896 से। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी थी। बड़े प्रायोजकों में कौन? कोका कोला, जो वर्ष 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। इन 12 मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त आमदनी $866 मिलियन तक पहुंच गई। इन प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त आमदनी 866 मिलियन तक पहुंच गई। इस तरह से आप इसको देखेंगे। खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? बताओ। तो खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई? भूमंडलीकरण की? नहीं भैया। सामाजिकरण की? नहीं। ओलंपिक की? नहीं। खेलों की दुनिया भी अब व्यवसायीकरण की चपेट में आ गई है। किस चपेट में आ गई है? व्यवसायीकरण की चपेट में है। यह सही बात है। खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? बताइए आप लोग। खेल की जो अर्थव्यवस्था है उसका अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है? क्या खेल उत्सव से मिला है, या आईपीएल से मिला है, कोडक कंपनी से मिला है, या उद्योग से मिला है? तो खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है? उद्योग से। किससे मिला है? उद्योग से मिला है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये है ना। अगला, बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर बाजार का
खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? अर्थव्यवस्था पर, व्यवसाय पर, पर्यटन पर, अरे आम लोगों पर। बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर अब आम लोगों पर भी दिखाई देता है, क्योंकि आम लोग खेलों के अकॉर्डिंग, खेल के अकॉर्डिंग भी ही अपनी दिनचर्या को सेट करते हैं, है ना। अगला, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? तो खेल प्रतिस्पर्धाओं का जो असर है बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर हो रहा है, राष्ट्रीय कंपनियों पर, आम जनजीवन पर, राजनीतिक लोगों पर। तो खेल प्रतिस्पर्धाओं का बजट जो है का किसके बजट पर असर हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर। किस पे? बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर, है ना, इस पे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? ये प्रायोजक जो हैं, ये प्रायोजकों की वजह से कहीं ना कहीं आयोजकों की, किसकी? आयोजकों की आमदनी बढ़ी है। आपको मैंने बताया था, नीचे की पंक्तियों में बताया था। तो ये आपका जो है आयोजकों का आंसर सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। देखो कौन सा है? तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाए। तो आप लोग देख रहे हो, इसमें आप लोग देख पा रहे हो तरनी में ये तरन शब्द जो है किस वर्ड से प्रारंभ हो रहा है? ता से। तनुजा भी किस वर्ड से? ता से। तट भी किससे? ता से। तमाल भी किससे? ता से। तरवर भी किससे? ता से, है ना। यदि किसी वाक्य में आपकी ता वर्ड की आवृत्ति हो जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। यहाँ देखो ता वर्ड की आवृत्ति है, हर शब्द में ता है। तरन, तनुजा, तट, तम, तरवर, बहु, छाए। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि इसमें ता वर्ड की आवृत्ति, कहीं भी ता वर्ड की आवृत्ति होती है, कौन सा अलंकार होता है? बोलो आप लोग, यमक अलंकार होता है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार होता है ना। जैसे आपने कहा होगा, ये आपका एक उदाहरण हम देते हैं, जैसे रघुपति, राघव, राजा राम, है ना, कहते हैं राजा राम। ये रघुपति, राघव, राजा राम। अब इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे रावर्ड की, यहाँ पे भी, इस शब्द में भी रावर्ड की, इस शब्द में भी रावर्ड की, इस वर्ड में भी शब्द में रावर्ड की। 4 शब्द हैं और चारों शब्दों में रावर्ड की आवृत्ति। तो यदि किसी वाक्य में जितने शब्द हो उनमें यदि एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। यस। अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। ये दिया है कि आज दिन भर वर्षा होती रही। आज दिन भर वर्षा होती रही। कब होती रही? दिन भर वर्षा हुई। तो वर्षा हुई है दिन भर, तो ये कहीं न कहीं आपका जो है होना क्रिया की विशेषता बता रहा है कि दिन भर वर्षा हुई है। दिन भर वर्षा हुई है, वर्षा होना क्रिया को बता रहा है। तो ये आपका कहीं न कहीं क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण है। क्या ये आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण अव्यय है आपका? हाँ है भाई। कौन सा है आपका क्रिया विशेषण अव्यय? ये आपका जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय है। आज दिन भर वर्षा होती रही, तो ये वाला सही हो जाए, है ना। विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। कौन सा है? देखो, ये आप नानी के घर जाओ,
ये है। अब इसमें ये जो है शुद्ध अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प, ये जो वाक्य है ये आपका अशुद्ध है, इसका हमें शुद्ध रूप लिखना है। क्या लिखना है? इसका हमें शुद्ध रूप लिखना है। तो देखो ये यहाँ लिखा है, आप नानी के घर जाइए, ये सही है। आप नानी घर जाओ, ये सही होगा। आपने नानी के घर जाना है, या तो ये सही होगा, या फिर आप नानी के घर जाओ, ये भी। तो आप इसमें जो सबसे शुद्ध वाक्य है वो यही है कि आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाइए, ये आपका सबसे शुद्ध वाक्य है। इसमें आप नानी के घर जाइए ये है ना। यस। अगला देखो, एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो आप जानते हो एक छंद में मुख्यतः एक छंद में कितने? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 6 नहीं है, 8 नहीं है और 10 नहीं है ना। एक छंद जो होता है कम से कम उसमें कितने? 4 चरणों का एक छंद होता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भमकी कौन सा दिया जा रहा है? ये कहा जा रहा है गीदड़ भमकी। गीदड़ भमकी। अब गीदड़ भमकी आप जानते हो क्या कहते हैं? कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति या आरोप लगाना। कौन सा करेंगे बेटा? तो आप लोग जानते हो इसमें गीदड़ धमकी का मतलब होता है कोरी धमकी, बिल्कुल कोरी धमकी। कैसी? बिल्कुल कोरी धमकी। बिल्कुल कोरी धमकी के लिए आता है। बिल्कुल कोरी सूखी कोई धमकी देता है, हाँ, जिसकी बात में बिल्कुल भी दम ना हो लेकिन वो धमकी दे रहा है, उसे आप कोरी धमकी बोलते हैं। ठीक है। यस। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध किस धातु से माना जाता है ना? तो कौन सी धातु है? देखो, स्रा धातु है, या फिर कु धातु है इसमें, या फिर प्रा है, या फिर मा। तो रस का संबंध किस धातु से है? तो रस का संबंध जो है वो आप जानते हो कि स्रा धातु से होता है। किस धातु से? स्रा धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है? स्रा धातु से हुई है, ध्यान रखना। अगला, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया। हाथी ने केला खाया है। अब इसका हमें क्या करना है बेटा? ध्यान दो, इसका हमें कर्मवाच्य बनाना है। ये जो है ये किस वाच्य का है? ये आपका कर्तवाच्य का है। ये किस वाच्य का है? ये आपका कर्तवाच्य का वाक्य है। किस वाच्य का है? कर्तवाच्य का है। अब हमें बनाना है कौन सा? हमें कर्मवाच्य बनाना है। तो हाथी केला खाता है, ये भी कर्तवाच्य है। हाथी केला खा लिया, ये तो आपका सही ही नहीं है वाक्य। हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी द्वारा केला खाया गया, ये आपका कौन सा है? ये आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य वाले वाक्यों में कहीं ना कहीं देखो से, द्वारा, या फिर कहीं बेटा के द्वारा दिया होता है। जहाँ पे ध्यान रखो कर्मवाच्य वाले वाक्य में लगा होता है से, द्वारा या के द्वारा। एक बात ये पहचान है आपकी, इस पहचान से आप कर सकते हो, ये आपकी एक पहचान है। ठीक है, ये आपकी पहचान है कि वाक्य में ये लगा होता है। ठीक, या फिर दूसरा ये होता है कि कर्मवाच्य में जो क्रिया आती है वो हमेशा कर्म के अनुसार आती है। हाथी द्वारा केला खाया गया, केला खाया गया। अब यदि हम कह देते हाथी द्वारा, देखो हाथी द्वारा है ना, घास
घास खाई गई। देखो, हाथी द्वारा घास खाई गई, हाथी द्वारा घास खाई गई। अब यहाँ आप देख रहे होगे यहाँ की केला जो है वो आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। तो यहाँ देखो खाया गया, ये क्रिया भी आपकी पुल्लिंग है। यदि यहाँ जो घास है वो आपकी क्या है, घास आपकी क्या है, ये स्त्रीलिंग है। तो देख रहे हो तुम, क्रिया भी कैसी लगी है, स्त्रीलिंग लगी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो क्रियाएं आ रही हैं वो कर्म के अनुसार आ रही, कर्ता के अनुसार नहीं आ रही। जब भी क्रियाएं, ध्यान रखो, जब भी क्रियाएं बेटा किसके अनुसार आती हैं, कर्म के अनुसार आती हैं, वहाँ हमेशा कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ देख रहे हो केला था पुल्लिंग एक वचन, क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन। यहाँ आपका घास आ गया, घास स्त्रीलिंग एक वचन, क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग एक वचन है। तो ध्यान रखो, जब क्रिया कर्म के अनुसार आए तो कर्मवाच्य, और जब क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तो कर्तवाच्य होता है। ठीक है। है ना, यस। इस तरह से आपका ये जो है ये समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। ये वाक्य इसमें लिखा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य है ना, हाथी ने केला खाया, है ना। ठीक, यहाँ भी आपका ये कर्तवाच्य नहीं है, ये भी आपका कर्तवाच्य नहीं बन रहा है, ये आपका कर्मवाच्य ही रूप है, लेकिन उन्होंने दूसरा पूछा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आपने हाथी ने केला खाया, हाथी ने घास खाई, तो यहाँ पे जो क्रिया है वो इसी के अकॉर्डिंग बदल रही है, इसलिए यहाँ भी कर्मवाच्य है और इन्होंने कर्मवाच्य का ही दूसरा रूप परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन वाला सही वाक्य है, परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये भी आपका कर्मवाच्य और ये भी कर्मवाच्य है, केवल रूप परिवर्तन किया गया है। ठीक है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ जो है वो आधा रुकना है। ये आपका जो है इसे आप लोग क्या कहते हो, इसे आप कहते हो क्या, अल्प विराम। क्या कहते हो, अल्प विराम। कोमा जो है ना, ये कोमा है। आधा रुकना को कहते हैं हम लोग इसे अर्ध विराम। क्या कहते हैं, इसे अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम ये है, अर्ध विराम का निशान ये है, ये जो है कोमा का निशान, कोमा को कहते हैं क्या, अल्प विराम, अल्प विराम। ये जो है ये पूर्ण विराम का निशान है, काहे का, ये पूर्ण विराम का निशान है। ठीक है, ये आपका विस्मयादि बोधक का है, काहे का है, ये विस्मयादि बोधक का है, ये विस्मयादि बोधक का निशान है। ध्यान रखना, ये विस्मयादि बोधक का, ये पूर्ण विराम का, ये अर्ध विराम का, ये अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब कोमा। ठीक है, तो आधा रुकना मतलब अर्ध विराम का निशान कौन सा है, ये वाला है ना, नीचे कोमा ऊपर बिंदी को कहते हैं अर्ध विराम। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। दशानन, दशानन कभी भी आपको समास निकालना हो, कौन सा समास है इसमें, तो सामासिक पद का समास विग्रह करो। ये आपका सामासिक पद, इसका समास विग्रह करो। क्या करो, समास विग्रह, समास विग्रह। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं
आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात जा रहा है। जब अर्थात जाता है तो तीसरा पद प्रधान होता है। अर्थात कौन? अर्थात रावण। देखो तीसरा पद प्रधान हुआ जाके। 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। 10 आनन, 10 मुखों वाला कौन था? रावण। तो इसका 10 हैं आनन जिसके, तो इसका समास विग्रह ही पूछा है। तो समास विग्रह कौन है? 10 हैं आनन जिसके, ये है समास विग्रह। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प का चयन करें। 4 विकल्प का चयन करें। 4 विकल्प का चयन करें। जो विकल्प 4 विकल्प में से चयन करें जो विकल्प दिए गए जिनमें उस शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला, यहाँ लिखो ना जा सके। यहाँ टाला जा सके नहीं बेटा, यहाँ होना चाहिए जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। जिसको आप किसी भी स्थिति में टाल नहीं सकते, जो आपको करना ही है, आपके लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन देखो इसमें दिया तो है कौन सा? अनिवार्य दिया गया है, जिससे किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके वो अनिवार्य है। जो हो सके वो संभव, जो ना हो सके उसे कहते हैं क्या? उसे असंभव। और जो हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे संभव कहते हैं। ठीक है। आजीवन, इसका मतलब पूरा जीवन। क्या? पूरा जीवन भर, पूरा जीवन, उसे कहते हैं आजीवन, है ना? यस, ठीक। अगला, जिनमें से एक शब्द दिए गए एकार्थी शब्द का एक अर्थ है। एकार्थी शब्द का एक अर्थ। अरुण जानते हो हैं? अरुण मीन्स लाल भी होता है, अरुण मीन्स सूर भी होता है ना? अरुण सूर के सारथी को भी कहते हैं, सूर का सारथी उसे भी कहते हैं अरुण, है ना? तो आप जानते हो अरुण के कई अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो अरुण में का क्या हो जाएगा? सूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर। यस। अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह। सबकी विभक्ति चिन्ह बताओगे आज हमें। अधिकरण के ये तो आप जानते हो कौन सा होता है? में और पर। सबकी विभक्ति चिन्ह सबके बताओ। चलो, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, इन्हें विभक्ति चिन्ह, इन्हीं को विभक्ति चिन्ह, इन्हीं को विभक्ति कारक भी कहते हैं और इन्हीं को परसर्ग भी बोला जाता है। क्या? परसर्ग भी बोला जाता है। कौन? कर्ता, कर्ता विभक्ति चिन्ह ने, कर्ता ने। कर्म, कर्म को, कर्म को। करण, करण से, के द्वारा। संप्रदान, संप्रदान को, के लिए, ये को और के लिए। अपादान, क्या? अपादान से अलग होने का भाव। काहे का? अलग होने का भाव। अधिकरण नहीं, संबंध। अभी संबंध कौन सा? संबंध का, की, के, रा, री और कौन सा? रे। अधिकरण, अधिकरण
में और पर संबोधन अरे, है ना ये। तो ये आपके जो हैं, आपको एक बार पुनः याद करा दिए, ये आपके विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है, आप परसर्ग इन्हें कहते हैं। ये आपको याद करना। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह कौन है? में और पर। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बोलो। सर्वनाम यदि पूछ ले, सर्वनाम के भेद पूछ ले भैया, तो 0 6 बता देना। कितने? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है। कौन कौन से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं? जल्दी बताओ। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा बताओ जल्दी से, जल्दी। पुरुषवाचक सर्वनाम के ही बताए दे रहे। ठीक, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, सर्वनाम के भेद 6 है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 0 3। कितने? 0 3। नंबर 1 कौन कौन? उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। दूसरा कौन सा? मध्यम पुरुष। कौन सा? मध्यम पुरुष। तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका अन्य पुरुष। कौन सा? अन्य पुरुष होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। इसके 3 भेद हैं। ठीक है। इसमें उत्तम पुरुष में आता है मैं और कौन? हम। इसमें आता है तू, तुम और आप। इसमें आता है कौन? वह, यह, और इनके बहुवचन वह का बहुवचन वे, और यह का बहुवचन ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन नहीं है? अन्य पुरुष भी है, मध्यम पुरुष भी है, उत्तम अति उत्तम पुरुष नहीं होता है। यही 3 होते हैं। ठीक है। यस। अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। जब कोई कार्य, ध्यान रखो, अभी अभी समाप्त हुआ होता है, हाल ही में समाप्त हुआ होता है, तो या तो वो पूर्ण वर्तमान काल में जाता है, या फिर वो जाता है आसन्न भूतकाल में। किसमें? आसन्न भूतकाल में। आसन्न भूतकाल में। ठीक है। ये पूर्ण भूतकाल में आप जानते हो, पूर्ण भूतकाल में था थी थे लगता है, था थी थे लगता है। अपूर्ण भूतकाल में आप जानते हो रहा था, ये इस तरह के, रहा था, रही थी, ऐसे, रही थी, रहे थे, रही थी, रहे थे, ये लगता है। और आसन भूतकाल में इसमें कहीं ना कहीं ये चुका है, ऐसा, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, ऐसा। सामान्य भूतकाल में आ पीछे आता, आ ई ए, ये आता है कहीं ना कहीं। तो आप समझ सकते हो ये आसन भूतकाल इसका ऑप्शन बने। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा। 2 क्रियाएं, एक तो है लिखना, एक क्रिया है। एक कौन सी क्रिया है? लिखना एक क्रिया है। एक क्रिया आपकी कौन सी है? देखना है। कौन सी है? इस वाक्य में कितनी क्रियाएं हैं? 2 क्रियाएं हैं, है ना। एक क्रिया ये बनी है कैसे? देखना में देख, और प्लस बनी है कैसे? कर लगा के। देख क्या है? देख आपकी जो है वो धातु है। क्या है?
धातु, और धातु में जब भी कर लगा देते हैं, धातु प्लस कर, तो वो बन जाती है कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। हमने आपको बताया कभी भी धातु में कर या करके, या हमने कहा कभी लगा हो क्या? ते ही, तो वो हमेशा कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया आंसर है। अगला, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्ता कौन सा वर्ड है? प्रबंधकर्ता। तो प्रबंधकर्ता का ध्यान रखो, इसका प्रबंध ये बनेगा आपका प्रबंध कत्री बनेगा, ध्यान रखना। कौन सा? ये कत्री बनता है, प्रबंध कत्री, है ना। क्योंकि बात ये है ना, कर्ता जो होता है, कर्ता का कत्री बनता है। क्या बनता है? कर्ता का कत्री बनता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए बनेगा। करती नहीं बनेगा, गलत है। कीन नहीं बनेगा, करती नहीं, कत्री, कत्री होता है ये, है। जैसे नेता का स्त्रीलिंग नेता का नेत्री होता है, ऐसे नेत्री। जैसे अभिनेता का, किसका? अभिनेता का होता है क्या? अभिनेत्री। क्या होता है? अभिनेत्री, ऐसे बनता है ना, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प। सही बहुवचन कौन सा? नेता। नेता का बहुवचन, नेता के बहुवचन नेते नहीं होगा, नेतों भी नहीं होता है, नेताओं भी नहीं, और नेता, है ना। तो इसका सही बहुवचन पूछा है उसने, सही बहुवचन रूप वाला। नेता का बहुवचन नेता, नेताओं नहीं। ओ की मात्रा वाले बहुवचन विभक्ति चिन्हों के साथ लगता है ना, ठीक। तो नेता, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपके दादा, जैसे आपका पिता, जैसे आपका चाचा, जैसे आपके काका, है ना, काका, जैसे आपके मामा, जैसे आपका कवि, जैसे आपका फूल, जैसे आपका हाथी, है ना। ये जो होते हैं आप लोग जानते हो, इनके भी दादा का दादे नहीं होगा, पिता का पिते नहीं, चाचा का चाचे नहीं, काका का काके नहीं, मामा का मामे नहीं, कवि का कवि बहुवचन होता, कवियों नहीं करना, ध्यान रखना। फूल का फूल होता, फूलों नहीं करना। हाथी का हाथियों नहीं, हाथी। ये आपका कवि, फूल और हाथी एक वचन में भी होते हैं और बहुवचन में भी होते हैं। जब इनको ओ की मात्रा लगा के बहुवचन बनाया जाता, तब उनके बाद विभक्ति चिन्ह लिखा जाता है। तो वो बहुवचन नहीं बनाने हैं तुम्हें, क्योंकि यहाँ कोई विभक्ति चिन्ह थोड़ी लगा हुआ है। इसलिए कवि का बहुवचन कवि, फूल का फूल, हाथी का हाथी, है, यही रखना, ठीक है। तो नेता का बहुवचन नेता। ऋतु, ऋतु का बहुवचन ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुओं, ऋतुएं। तो ऋतु का बहुवचन कौन सी है? ऋतुएं, ध्यान रखो। ऋतु का बहुवचन ऋतुएं। ऋतु का बहुवचन कौन सा बनता है? ऋतुएं बनाएंगे। ये चंद बिंदु वाला सही है आंसर, ठीक है। ये तो ऑप्शन आपका कौन सा है? ये स्वर सहित व्यंजन, जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है। स्वर रहित व्यंजन यहाँ देखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। स्वर रहित व्यंजन है, यहाँ सहित व्यंजन है। एक जगह जब स्वर रहित व्यंजन हो, एक स्वर सहित व्यंजन हो, जब आपस में मिलता है तब क्या होता है? संयुक्ताक्षर बनता है, द्वत्व होता है, या तालब होता है, या स्वर यंत्री होता है। क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे
जब भी आपका स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन बनता है तो संयुक्ताक्षर होता है। कौन सा होता है? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर है ना। संयुक्त व्यंजन आप जानते हो? उनमें बताएं हम आपको। संयुक्त व्यंजन आपने पढ़े? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 0 4। कौन कौन? ये होते हैं, देखो, छत, त्रग, ज्ञा, ज्या कहते हैं, और ये होता है क्या? स्रा। ये आपके जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये देखो संयुक्ताक्षर भी कहे जाते हैं, इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हो। क्यों? क्योंकि ये हमेशा संयुक्त होकर बनते। कैसे संयुक्त? देखो ये जो है ये कैसे संयुक्त होता है? ये का में हलंत लगाएंगे तो ये जो का में यदि हलंत लगाएंगे तो ये जो वर्ड है ये आपका स्वर रहित हो गया। ये शुद्ध व्यंजन है, स्वर रहित। का और प्लस कौन सा? शा। अब इसमें सा में क्या है? ये सा में जैसे आप का लिखते हो ना, तो का में क्या क्या छिपा हुआ है? का में का और प्लस आ। क्या है? का प्लस आ है। क्या है बेटा? का प्लस आ, है ना। आपने कहा सर खा में क्या है? खा में, अरे खा में भैया यहाँ में ये खा हलंत लगाओगे तो स्वर निकल जाएगा। खा प्लस आ है ये। तो ऐसे ही ये आपका सा है, तो सा में देखो ये आपका जो है ये स्वर रहित व्यंजन है, जबकि ये सा जो है सा में तो स्वर है ना। सा कैसे होगा? सा प्लस आ, तो इसमें तो स्वर है, तो ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। जो स्वर सहित हो, स्वर रहित हो, उसे कहते हैं क्या? संयुक्ताक्षर। का और सा। ये आपका त्रा कैसे बनेगा? ये आपका ता प्लस रा से बनेगा। ये आपका ज्या होता है, इसलिए इसको ज्या बोलते हैं, क्योंकि जा आधा ज्या और या ये इससे बनता है। ये स्रा होता है, इसमें तालब सा बनता है आधा और रा बनता है क्या? स्रा। ये तो ये आपके जो हैं ये संयुक्ताक्षर भी कहलाते हैं और इन्हें हम लोग संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, यही आपके संयुक्ताक्षर भी हैं, संयुक्त होके बनते हैं, है ना। इनमें स्वर रहित हैं और ये सब स्वर सहित हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? नासिका द्वारा, आपने नासिक व्यंजन पढ़े हैं? नासिक व्यंजन कौन से? नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन, इन्हीं को आप अनुनासिक व्यंजन, कौन से? अनुनासिक व्यंजन, इन्हीं को आप अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं। व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं हमारे अनुनासिक व्यंजन? ये आपके ये इंगा, ये या, अड़ा, ना और माँ, यही तो है आपके नासिक व्यंजन जो नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। नासिका द्वारा उच्चारित हमारे यही होते हैं। यंग गणनम, कौन से? यंग 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 गणनम, है ना, है ना ये। तो इसलिए इसमें कौन सा है? ये वाला है, ठीक है, यस। अगला, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है, किस अवस्था से है? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? विशेषण की क्या बेटा? अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 0 3। पहली कौन सी? मूलावस्था। दूसरी उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। तीसरी उत्तमावस्था, कौन सा? उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं।
इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या 1, कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं होती है इसमें। इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या 2, तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है, इसमें तुलना की जाती है। इसमें 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, जब व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या 3 हो या 3 से अधिक तब लगाते हैं ये, ठीक है। ऐसे यूज़ करते हैं। तो यह करेला कड़वा है, ये विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूला। यदि हम कह देते यह करेला उस करेला की अपेक्षा अधिक कड़वा है तो आपकी कौन सा हो जाता? ये देखो, यह करेला कड़वा है, ऐसे कहोगे, कड़वा है, यह करेला कड़वा है। केवल जब किसी व्यक्ति या वस्तु के केवल गुण और दोषों को बताया जाए तो वहाँ पे हमेशा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोषों को केवल बताया जाता है तो वहाँ होती है कौन सी अवस्था? मूलावस्था। कौन सी? मूलावस्था होती है। तो ये मूलावस्था है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोषों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोषों से की जाती है तब होती है उत्तरावस्था। यह करेला, क्या कहेंगे? यह करेला उस करेले से अधिक कड़वा है। यह करेला उस करेले से अधिक, ये अधिक कड़वा है। यदि हम ऐसे लिखेंगे कड़वा है तो ये हमारी कौन सी अवस्था होगी? ये हमारी उत्तरावस्था होगी। कौन सी? उत्तरावस्था होगी ये। यदि हम ऐसे कहेंगे यह करेला सभी करेलों से यह करेला सभी करेलों से यह करेला, ऐसे लिख दो, यह करेला सबसे अधिक कड़वा है। यह करेला सबसे अधिक, यह करेला इन सब करेलों में से सबसे अधिक कड़वा है। यदि ऐसा कहा जाए, है ना, तो समझ लो कौन सी ये कौन सी है? ये आपकी उत्तमावस्था है। कौन सी? उत्तमावस्था है। ठीक है, तो ये उत्तमावस्था होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में व्यक्तियों वस्तुओं की संख्या 1 होती है, कोई तुलना नहीं की जाती है। उत्तरावस्था में व्यक्तियों वस्तुओं की संख्या 2 होती है, एक वस्तु या व्यक्ति की गुण और दोषों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोषों से की जाती है। उत्तमावस्था, इसमें 3 या 3 से अधिक लोग होते हैं और 3 या 3 से अधिक लोगों या 3 या 3 से अधिक वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति को सबसे अच्छा सबसे बुरा बताया जाता है, तो वहाँ पे कौन सा? उत्तरावस्था होता है ना। तो ऐसे आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? अरे तुलसीदास जी ने कौन सा, अखरावट या चंद्रसार, रामचरितमानस या रामचंद्र का? तो सबको पता है तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस है दोस्तों। कौन सा? रामचरितमानस है। रामचरितमानस में कितने खंड हैं, कितने कांड हैं, है ना? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं?
कांड भी कभी कभी पूछ ले तो ध्यान रखो। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। पहला कांड कौन सा है? पहला आपका है कौन सा? बाल कांड। कौन सा है? ये आपका बाल कांड है। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका अयोध्या कांड है। कौन सा? आपका अयोध्या कांड है। ठीक। तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका अरण्य कांड है। कौन सा? इसको ऐसे लिखते हैं। तीसरा कौन सा है? पहला है ना, दूसरा, तीसरा आपका अरण्य कांड है। कौन सा? अरण्य कांड है। चौथा आपका किष्किंधा कांड है। कौन सा? किष्किंधा कांड। ये किष्किंधा कांड है ये। पांचवा आपका है सुंदर कांड। कौन सा? सुंदर कांड है। सुंदर कांड। सुंदर कांड। छठवां आपका है कौन सा? लंका कांड है। कौन सा? लंका कांड। लंका कांड। और सातवां आपका उत्तर कांड है। कौन सा? उत्तर कांड है। कौन सा? उत्तर कांड है। ऐसे आपके ये कांड हैं। कितने? हाँ, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने? 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, ये आपके। अगला देखो, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि किसका है? हरिशंकर परसाई का, धर्मवीर भारती, विष्णु शर्मा। तो रंगभूमि हो, चाहे आपका हो कर्म भूमि, कौन सा हो? चाहे आपका कर्म भूमि हो, चाहे आपका गोदान हो, कौन सा हो? गोदान। और चाहे आपका गबन हो। ठीक है, ये आपके कर्म भूमि, गोदान, गबन, ये आपके सभी। चाहे आपका मानसरोवर हो, कौन सा हो? मानसरोवर। ये सभी आपके जो हैं वो आपके किसके? प्रेमचंद के हैं। किसके? ये प्रेमचंद के हैं, है ना। हाँ, मानसरोवर भी होता है ये भी। या तुमने पढ़ा होगा ईदगाह, ईदगाह भी है ना। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? कौन सी है जयशंकर प्रसाद जी की? परमल है, नीरजा है, कामायनी, अनामिका है? बताओ, बोलो। नहीं, परमल जानते हो। ये कौन? जयशंकर प्रसाद की कामायनी, तितली, आंसू, कौन? आंसू, लहर, झरना, कौन? झरना। ये सभी हैं कि नहीं? तितली, आंसू, लहर, झरना, कामायनी की सभी हैं ये परमल की परमल किसकी रचना है? सूर्यकांत। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये नीरजा महादेवी वर्मा, निहार रस्म नीरजा, नीरजा निहार, ये निहार, ये भी इनकी है। निहार, निहार है ना। रश्मि, ये रश्मि, नीरजा, ये सभी इन्हीं की है। किनकी? महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की है ये, महादेवी वर्मा की। अनामिका किसकी है? ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी निराला की है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी। ठीक,
अगला है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा, तो धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म धन आत्मा। धर्म में, यहाँ पे धर्म में कौन सा स्वर है? यहाँ पे है आपका कौन सा स्वर है? यहाँ पे है आ। कौन सा स्वर? आ। और प्लस यहाँ ये आ, दोनों मिलके क्या हो गया? बड़ा। तो हो गया आपका क्या? दोनों मिलके क्या हो गया? धर्मात्मा। धर्मात्मा ये बनता है, धर्मात्मा। तो धर्म धन आत्मा कहाँ है? धर्म धन आत्मा, ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही है। कौन सी संधि है? बोलो। संधि है आपकी कौन सी? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि है। ठीक, अगला देखो, कौशल। कौशल का दक्षता, नीड़। ये नीड़ माने ध्यान रखो, नीड़ कभी कभी पूछा जाता है। नीड़ मीन्स होता है क्या? घोंसला होता है। नीड़ मीन्स क्या होता है? घोंसला। घोंसला होता है नीड़ मीन्स। ठीक है। ज्योत्सना की वर्तनी, ये गलत है। ज्योत्सना की वर्तनी देख लेना। ज्यो आधा ता आधा सा और ना, ज्योत्सना वर्तनी में देख लेना। चपल, ये चंचल के लिए है। चपल चंचल। ये नीड़ माने घोंसला, तो कौशल माने दक्षता। क्या होता है? दक्षता। दक्षता को हम लोग क्या बोलते हैं? निपुणता। क्या बोलते हैं? निपुणता। ये ठीक। अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है। अवगुण लिखो पहले। अवगुण, उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। मूल शब्द इसमें क्या है? मूल शब्द है गुण, और गुण से पहले जोड़ा गया है ये। इसका मतलब ये आपका अब क्या है? ये आपका उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ अब उपसर्ग हो गया। कौन सा? अब उपसर्ग हो गया, है ना। अच्छा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। कौन? ग्राम। ग्राम आपका, ये आपका तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? गांव। इसका तद्भव होता है। ठीक है। अगला, विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा। लालिमा में प्रत्यय कौन है? इमा। कौन सा प्रत्यय है? इमा। टुकड़ी में कौन सा प्रत्यय है? टुकड़ी में ई प्रत्यय है। कौन सा? ई। शक्तिमान में कौन सा प्रत्यय है? शक्तिमान में मान प्रत्यय है। कौन सा? मान। हाँ, प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे इसमें लालिमा तो इमा प्रत्यय जुड़ा है, टुकड़ी ई प्रत्यय जुड़ा है, शक्तिमान मान प्रत्यय जुड़ा है। इसमें सफल में कुछ जुड़ा है? नहीं भैया, इसमें तो ये तो ऐसे बना है साधन फल। कैसे बना है? साधन फल। और सा हमारा क्या है? सा हमारा उपसर्ग है। इसमें प्रत्यय तो है ही नहीं, तो प्रत्यय से नहीं बना है। कौन सा? सफल जो है, सफल में किसी प्रकार का कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति। सूक्ति तो पहले आप लिखो सूक्ति ऐसे। ठीक है, फिर उसका संधि विच्छेद करो तो संधि विच्छेद होगा क्या? सु धन उक्ति। उक्ति माने तुम जानते हो कथन, तो सूक्ति जो होता है एक अच्छा कथन होता है। सुधन उक्ति। इसमें आपका जो है, इसमें सु में क्या आ रहा है? सु में आया ऊ और प्लस ये क्या है? ऊ बराबर दोनों मिला के हो गया क्या? बड़ा ऊ, है ना। तो बड़ा ऊ जब हो गया तो दोनों मिला के हो गया क्या? सूक्ति। क्या हो गया? सूक्ति। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। कौन सी संधि का उदाहरण है?
दीर्घ संधि का। ठीक। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन, बंधन किसी को बांध लिया जाता है, किसी को बंधन बना लिया, बंधित कर लिया जाता है। बांधना ये तो पर्यायवाची है, रिश्ते में भी लोग बंध जाते हैं। छोड़ना या मुक्त करना, तो बंधन का बंधन में होना और बंधन का मुक्त, कौन सा? मुक्त। इसका 4th ऑप्शन सही है। कौन सा? मुक्त हो जाएगा। कोई बंधन में है और कोई मुक्त है, तो ये आपका 4th ऑप्शन जो है वो राइट है ना। तो इस तरह से आपकी जो हिंदी है, हिंदी का सेक्शन आपका जो है पूरा कंप्लीट है। ठीक है, पूरा अच्छे से मैंने कंप्लीट कराया है। और आपको कोई यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, है ना। और बने रहें, जुड़े रहें, ऐसे ही बराबर हम आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। और अपने सेशन को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।